सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड अकाउंटेंसी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज दूसरा लेक्चर जो है अकाउंटेंसी का वो इस वीडियो में जो है हम लाएंगे आपके लिए। और ये जो है आपका सेकंड लेक्चर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये लेक्चर रहेगा। और ये आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ आपका जो फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के ऊपर से जो है ये पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल वीडियो में भी आप देख सकते हैं साफ साफ क्वालिटी हैंड रिटन नोट्स जो हैं, जो कि 3-4 अकाउंटेंसी की बुक्स के कंपाइल करके जो नोट्स बनाए गए हैं। और ये नोट्स भी आपको हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल जो हैं वो करवा दिए जाएंगे जल्दी ही। तो इस वीडियो में अकाउंटेंसी प्रिंसिपल देखेंगे एंड आकिब सर जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे। और स्टार्ट करते हैं आप ये वीडियो। स्टूडेंट्स, हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वहाँ से आप अपने 3 से 4 मार्क्स गारंटीड 100%, वहाँ से आपके 3 से 4 मार्क्स सिक्योर हो गए हैं। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? These are the norms or rule of the accounting which are to be followed in treating various items of assets, liabilities, expenses, income, extra। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? ये कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स जो हम अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं। ठीक है, और जब हम ट्रीट करते हैं वेरियस आइटम्स, जैसे कि आगे एसेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, एक्स्ट्रा। एसेट्स क्या होता है? जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे। लाइबिलिटीज़ क्या होता है? वो पैसा जो हमको वापस देना है, एक बिज़नेस को, एक फर्म को वापस देना है। एक्सपेंसेस क्या होती हैं? जो किसी बिज़नेस के खर्चे आ गए। और इनकम क्या होती है? जो हमें, जो बिज़नेस को पैसा वापस आता है। इन सब की जो ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ नॉर्म्स और कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अब हम देखते हैं फ्यूचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्या क्या खसूसियात हैं? पहला, मैन मेड। ये मैन मेड है, इंसानों ने बनाया हुआ है, कोई आसमान से नहीं आया हुआ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नॉर्म्स हैं, ये मैन मेड है। दूसरा, फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, इसमें कभी भी किसी भी वक्त चेंजिंग आ सकती है। तीसरा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको वर्ल्ड वाइड में इसको एक्सेप्ट किया गया है। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट किया गया है। नेक्स्ट आ गया कैटेगरीज। ये 2 टाइप की हैं। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब ही कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है, वो कुछ अजम्पशन के बेस के ऊपर करता है। वो कुछ चीज़ें सोचता है, अजम्पशन बनाता है। उसको हम क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये जो अजम्पशन होती है, ये 3 अजम्पशंस होती हैं। पहला, गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी अजम्पशन, तीसरा एक्यूरल अजम्पशन। ये तीनों क्या होती हैं, ये हम आगे चल के देखते हैं। तो दूसरा आ गया अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं? कन्वेंशंस बेसिकली कहते हैं ट्रेडिशन को, पहले से चली आ रही, जो आज भी फॉलो हम कर रहे हैं, आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग ट्रेडिशंस को हम कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सबसे पहली अजम्पशन आ गई गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है? गोइंग में नहीं होता है चलता रहे, कंसर्न कहते हैं बिजनेस को। देखो, एक अकाउंटेंट जो है, ठीक है, वो ये चाहेगा कि जो उसका बिजनेस है वो लगातार चलता रहे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? कहता है कि द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड एंड देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। कह रहा है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एक जो अकाउंटेंट है वो ये अजम्पशन, एक बिज़नेस चलाने वाला ये अजम्पशन सोच के चलता है कि उसका जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू चलता रहे इनडेफिनेट पीरियड के लिए, और उसकी कोई भी ये इंटेंशन नहीं होती कि वो बिज़नेस को बंद कर दे। इसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो दूसरा हम देखते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या होता है? अब कह रहा है कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस 1 साल चली, वही जो है लगातार हर साल चलेगी। कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर। जो भी कोई अकाउंटिंग
प्रैक्टिस है, जो आपने एक बार सिलेक्ट कर ली, उसी को आप बार बार कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर चलाएंगे, उसको कहा गया कंसिस्टेंटली अजम्पशन। उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना। अब डेप्रिसिएशन दो टाइप की होती है, एक होता है SLM मेथड, दूसरा होता है WDV मेथड। अब ये जो SLM मेथड है, इस प्रैक्टिस को एक बिजनेस ने अडॉप्ट कर लिया, उसने उसको पहले साल चलाया, उसी को वो बार 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 चलाएंगे। इस प्रिंसिपल को कहा गया कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब क्या ये जो प्रैक्टिस चली आ रही है, ठीक है, ये चेंज हो सकती है? यस। कब कब चेंज हो सकती है? इफ़ लॉ रिक्वायर्स, अगर कानून इसकी इजाज़त दे, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस चेंज हो सकती है एक बिजनेस में, एक फर्म में। दूसरा, इफ़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स हैं अकाउंटिंग को फॉलो करने के लिए, अगर उसमें लिखा हो तो उस प्रैक्टिस को भी चेंज किया जा सकता है एक बिजनेस में। और तीसरा, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको ये लग रहा है कि पहले साल दूसरे साल हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से कोई अच्छी प्रेजेंटेशन या अच्छा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप उसको जो है चेंज कर सकते हो, उस प्रैक्टिस को आप बदल सकते हो। तो ये था कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तो तीसरा आ गया एक्यूरल अजम्पशन। एक्यूरल अजम्पशन है कि ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। कह रहा है कि एक्यूरल अजम्पशन होता है कि ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो एंटर्ड हो जाए, ना कि जब सेटलमेंट हो। इसका क्या मतलब है? इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ये हमारा एक कंप्लीट ईयर है, ठीक है, 1/4/2021 से लेके 31/3/2022 तक। ये किसी डेट को, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप 21/7/2021 को गुड्स परचेज किए गए 10K के फ्रॉम विनय से, ठीक है, विनय से गुड्स परचेज किए गए 10K के, ठीक है। तो अभी इन भाई साहब ने पैसे नहीं दिए हैं, ये कब देगा? पेमेंट कब करता है? ये करता है 31/4/2022 को ये पेमेंट कर देता है, ठीक है। अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ये इस टाइम पे ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। अब मुझे बताओ, अब आप इन दोनों में से कौन सी एंट्री को रिकॉर्ड करोगे? हम इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो एंटर्ड हुई थी, ये नहीं कि जब सेटलमेंट टेक प्लेस हुई। तो एक्यूरल प्रिंसिपल यही कहता है कि ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो एंटर्ड हो जाए, ना कि जब सेटलमेंट टेक प्लेस हो जाए, जब पेमेंट मिल जाए। अब कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। पहला आ गया अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? कह रहा है कि बिजनेस एंड इट्स ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटीज, दैट इज account maintained from business point of view. Owners being regarded as separate from business are considered as creditors of the business. अब ये डायग्राम देखो, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। कहता है कि कोई एक बिज़नेस का ऑनर है और एक बिज़नेस एक फर्म है। ये दोनों जो हैं ये एक एंटिटी नहीं है, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। और जब भी हम अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, ठीक है, वो हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्यों जो अकाउंट है उसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से? इसलिए क्योंकि जो इस
ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, फॉर एग्जांपल 10 लाख लगाया है कैपिटल, वो उसकी लाइबिलिटी है, वो खुद क्या है, क्रेडिटर है बिजनेस के लिए। तो याद रखना बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस और ऑनर जो है ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, ठीक है, और बिजनेस को हम मेंटेन करेंगे, अकाउंट को मेंटेन करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आ गया मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच एक्सप्रेस्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड। कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन, उन्हीं लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे जिनकी कोई ना कोई मनी वर्थ है, मनी वैल्यू है। इसमें हम भाई साहब मैन पावर को नहीं देखेंगे, एफिशिएंसी नहीं देखेंगे, कितना ज़बरदस्त मैनेजमेंट है वो भी नहीं देखेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जिसकी कोई ना कोई मनी वर्थ है, मनी वैल्यू है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो कितना आसान था। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू द स्मॉल पीरियड्स नोन एज अकाउंटिंग periods so that its performance is measured at regular intervals, that is with the help of income statement and positional statement। अब क्या कहता है कि जब ही कोई फर्म बिजनेस को स्टार्ट करती है तो वो एक लंबा सोच के चलती है, जैसे कि मैंने इसको 20 साल तक चलाना है, ठीक है, और उस 20 साल को वो ब्रोकन कर देती है हर साल में, एक ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, किस लिए, ताकि वो उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलर इंटरवल पर देख सके। और वो कैसे देखती है, इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट को कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और पोजिशनल स्टेटमेंट बैलेंस शीट को चेक करके, बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करके वो हर साल जो है अपनी परफॉर्मेंस देखता है, उसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो ये भी कितना आसान था, हमने 3 पढ़ लिए। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बिल्कुल आसान है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये भी बिल्कुल आसान है, और अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आ गया फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन relating to the economic affairs of the entity should be fully disclosed in the financial statement. Example, contingency liability is shown as footnote to the balance sheet. The reason for low turnover should be disclosed. अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है उस फर्म की, उसको हमने फुली डिस्क्लोज्ड करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, उसको हम कहते हैं फुली डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। इसकी एग्जांपल दी हुई है, कंटीजेंट लाइबिलिटी इज शोन एज फुट नोट टू द बैलेंस शीट। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटी का मैं आपको आसान जा एक बता दूं कि फ्यूचर में जो होने वाले लॉस हैं, एंटीसिपेटेड लॉस हैं, ठीक है, उसको हम बैलेंस शीट के फुट नोट के ऊपर शो करते हैं, ठीक है। इसको भी हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं, उसके फुट नोट के बीच शो करते हैं। उसी को कहा कि फुली डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। आपने सब कुछ जो है वो डिस्क्लोज करना है। द रीज़न फॉर लो टर्नओवर, आपकी जो टर्नओवर है वो लो क्यों है वो भी आपने डिस्क्लोज करना है, उसको कहा गया फुली डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। नेक्स्ट आ गया मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये भी बिल्कुल सेम है फुली डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल की तरह। कहता है कि ऑल सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड आइटम्स which influence decision of the user needs to be disclosed in the book of accounts। कहता है कि जितनी भी significant और important matters items हैं जो influence कर सकता है decision of the users को, उसको भी आपने disclose करना है book of accounts में। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बिल्कुल लगभग सेम ही हैं दोनों, तो ये भी बिल्कुल आसान थे। नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अब आपको समझ में आना चाहिए। प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या होता है, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक टेस्ट दिया, ठीक है, तो घर आके आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि आपके कितने मार्क्स आए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे 90 मार्क्स आ जाएंगे,
तो आप बताते हो 80 पेरेंट्स को, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे 80 आएंगे तो आप 70 बताते हो, अगर आपको लगता है 70 तो आप 60 बताते हो। अब ये क्या हो रहा है, आप अपने आप को कंजर्व कर रहे हो, मतलब जो लगता है आपको ज़्यादा होगा आप कम बताते हो। अब वैसे ही मैं आपको बताऊं कि प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या होता है, जो फ्यूचर में होने वाले एंटीसिपेट प्रॉफिट हैं उसको आप इग्नोर करते हो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉसेस जो आपको लग रहा है कि ये लॉस हो सकते हैं उनको आप रिकॉर्ड करते हो, बस उसी को कहा गया प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में ये कह रहा है कि डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कह रहा है कि आपने एंटिसिपेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन आपने रिकॉर्ड करना है जितने भी एंटिसिपेट लॉसेस हैं उनको। इसकी दो बेहतरीन एग्जांपल दिया है, इन दोनों में से आपको पूछ सकते हैं कि ये दोनों एग्जांपल किस प्रिंसिपल की हैं। पहला आ गया क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब डाउटफुल डेब्ट क्या होता है, मुझे लगता है कि वो जो मेरा मतलब डेटर है वो नहीं देगा, आपको लग रहा है कि ये जो डेटर है ये मुझे पैसे नहीं देगा, इससे मुझे फ्यूचर में लॉस हो सकता है, इसको आपने रिकॉर्ड करना है। यही कहा गया कि क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हेन एवर इज़ लोअर। अब कॉस्ट आ गया जितने का खरीदा और मार्केट प्राइस क्या आ गया जो इस टाइम मार्केट में वैल्यू है। कहता है कि इन दोनों में से जो भी लोअर है वो लिख लेना है, हमें फ्यूचर में प्रॉफिट को इग्नोर करना है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं किसकी, प्रूडेंस की या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की। तो अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा ज़िंदगी में, ये दोनों एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इंपॉर्टेंट ही है, वो नाम से ही लगता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी। तो ये था समझाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट था प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट आ गया कॉस्ट प्रिंसिपल। द एसेट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि परचेज प्राइस जितना है, जितने का हमने ख़रीदा उसी को हमने रिकॉर्ड करना है। जैसे एसेट जो है इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1 लाख, इसी को हमने रिकॉर्ड करना है, ना कि मार्केट वैल्यू इसकी इस टाइम कितनी है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि द एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस, ना कि मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, हमें उसे कितने का ख़रीदा है वही हमने रिकॉर्ड करना है। तो इम्पॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट हम चलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। कह रहा है कि कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। क्या मतलब है इसका, कह रहा है कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने का आपने रेवेन्यू प्रॉफिट कमाया उसी को हमने एक्सपेंसेस से, उसी ईयर की एक्सपेंसेस से मैच करना है। इसको कहा गया क्या, मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये भी आसान था। नेक्स्ट हम चलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। कहता है कि जब भी कभी ट्रांजैक्शन होगी, लेन देन होगी, उसके हमेशा 2 एस्पेक्ट्स होंगे, पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट। ये कितने आसान थे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। कहता है कि रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड मीन्स रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच इट इज़ अर्नड इन irrespective of the fact whether it is received or not। ये भी जो सेम है, ये भी कैसा है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक्यूरल कॉन्सेप्ट की तरह ये सेम है। कहता है कि रेवेन्यू को हमने रिकॉर्ड करना चाहिए जब हमने उसको अर्न कर लिया, ना कि जब हम उसको रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी हमने उसको अर्न कर लिया हमने उसको रिकॉर्ड करना ही करना है, उसी को कहा गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। तो लास्ट है 11th वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव
principle. There must be of objective evidence of transaction which are capable of verification. Example, invoices, bills, extra. अब कह रहा है कि जब भी कभी ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होती है, तब ही आपने उस चीज़ को वेरीफाई कर लेना है. वेरीफाई जो है वो कैसे होंगे? एविडेंस की बुनियाद के ऊपर. और वो क्या है एविडेंस? इनवाइसेस, बिल्स, एक्स्ट्रा. इसको कहा गया वेरीफाई ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल. देखो ये सब जितने भी थे 11 प्रिंसिपल्स, इनमें से ये सब आसान है बिल्कुल. अब आपको कभी नहीं बोलेंगे. आपने मैन जो है 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना है. देखो 90% सबको ही आता है. मैन जो होते हैं ना, जो डिफ़िकल्ट होता है उस पर ध्यान दो. वो कभी आपको बोल सकते हैं, उसका कोई ट्रिक बनाओ, कोड बनाओ. जैसे आ गया प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है. एक्यूरल आ गया. बाकी तो सब आसान थे. कास्ट प्रिंसिपल क्या होता है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, बिजनेस एंटिटी क्या होती है, और मनी मेजरमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है.